बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अपन ने स्टार्टिंग में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ा था और उसके अंतर्गत अपन ने महाकल्पों और उनके विभाजन के बारे में पढ़ा था और किस तरह से अर्थ पर है जो प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन पैलियोबॉटनी और फॉसिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जीवाश्मीभवन और पुरावनस्पति क्या होती है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं जीवाश्मीभवन या फॉसिलाइजेशन होता क्या है। तो जीवाश्मीभवन और या फॉसिलाइजेशन में सबसे पहले इन शब्दों में से अपन को जीवाश्म का मतलब समझना है कि जीवाश्म क्या होता है या व्हाट इज फॉसिल्स। तो फॉसिल्स किसको कहते हैं कि जो प्लांट होते हैं या उनके ऑर्गन होते हैं वो अवसादित चट्टानों में अगर परिरक्षित रह जाते हैं तो ऐसे ऑर्गन्स को अपन क्या बोलते हैं, फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। यानी कि अवसादित चट्टानों में परिरक्षित या प्रिजर्व्ड पौधे या उनके अंगों को जीवाश्म कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों तथा जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान या जीवाश्मिकी या पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। तो व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। इन दिस ब्रांच स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट फॉसिल्स। तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों और जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फिर अपन पढ़ते हैं पैलियोबॉटनी क्या होती है या पुरावनस्पति क्या है। तो जीवाश्म विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वो पैलियोबॉटनी कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स या स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, इट इज नाउन एज पैलियोबॉटनी। तो इंडिया के अंदर पैलियोबॉटनी की ब्रांच में सबसे ज्यादा वर्क है जो डॉक्टर बीरबल साहनी नामक साइंटिस्ट ने किया था। अतः डॉक्टर बीरबल साहनी को फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहा जाता है या भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो डॉक्टर बीरबल साहनी है। अब अपन शुरुआत करते हैं फॉसिल वर्ड से। तो फॉसिल वर्ड क्या होता है? तो फॉसिल वर्ड है जो लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है, यानी कि लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका वर्ड है फॉड्रे और जो कि एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू डिग या खोदना। अब अर्थ पर है जो फॉसिल्स का डेवलपमेंट या फॉसिल्स कौन से काल के प्लांट ये जो फॉसिल्स के श्रेणी में आते हैं। तो प्लास्टोसीन काल जो लगभग आज से 60 करोड़ वर्ष पुराना पीरियड से है। तो प्लास्टोसीन काल से पूर्व के पौधे हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? जीवाश्मों की श्रेणी में आते हैं। अब अपन पढ़ते हैं जीवाश्मों का नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ फॉसिल्स। जिस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स का भी नोमेनक्लेचर होता है तो ठीक इसी प्रकार जो अर्थ की सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उसके अंदर पाए जाने वाले जीवाश्म है तो उनका भी नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो पौधों का जो जीवाश्मीकरण है वो उनमें उपस्थित ऊतकों की दृढ़ता, कोमलता और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। तो जीवाश्मीकरण किन किन पर निर्भर करता है? एक तो ऊतकों की दृढ़ता, कोमलता पर निर्भर करता है। अधिकांश पौधों के जीवाश्म केवल खंडों में ही पाए जाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्लांट है जो एक ही जीवाश्म के अंदर मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि जनरली ये छोटे छोटे खंडों के अंदर पाए जाते हैं और प्रत्येक खंड की खोज है जो अलग अलग समय में हुई है। अतः इनका नामकरण यानी कि जो द्विनामपत्ति के द्वारा इनका नामकरण करना एक कठिन कार्य है। इनके प्रत्येक खंड से मतलब होता है लीफ का पार्ट है, रूट का पार्ट है, स्टेम का पार्ट है, फ्लोर का पार्ट है, वो इनके खंड कहलाते हैं। तो इनका अलग अलग समय में इनकी अलग अलग डिस्कवरी हुई है। तो इन सब का एक साथ नामकरण करना एक हार्ड प्रोसेस है। तो 1935 में इंटरनेशनल लेवल पर एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम है छठी अंतर्राष्ट्रीय वनस्पतिक कांग्रेस अधिवेशन। और इस अधिवेशन के अंदर निर्णय लिया गया कि जो प्रत्येक खंड है, जैसे रूट है, लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है, तो प्रत्येक खंड को एक अलग नाम दिया जाए तथा इसे एक वंश के स्तर का माना जाए। जीवाश्मों में वांशिक नाम या जेनेरिक नेम पूरे पौधे को नहीं बल्कि उनके एक खंड को संबोधित करता है। जनरली जो द्विनाम पत्ती होती है उसके अंदर जैसे ओराइजा सेटाइवा है, तो इसमें ओराइजा है जो
इसका जीनस नेम है जो पूरे प्लांट्स की शो करता है, लेकिन इसमें जो जेनेरिक नेम है जो पूरे प्लांट को शो नहीं करता है बल्कि उसके एक खंड को संबोधित करता है, और जिसे अपन क्या कह सकते हैं, फॉर्म जीनस, ऑर्गन जीनस या आर्टिफिशियल जीनस कह सकते हैं। विभिन्न फॉर्म वंशों की उनकी समानता व चट्टानों में उपस्थिति के काल के आधार पर संयोजित करके एक पूर्ण पादप काय का पूर्ण निर्माण किया जाता है। यानी कि एक जो प्लांट बॉडी है उसके अलग अलग खंडों की डिस्कवरी करके उनकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करके फिर एक कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे एग्जांपल है कैलीमेटोथिका होनिनगोसाइस जो एक फॉसिल प्लांट्स है। इनका पुनर्निर्माण कैसे हुआ, तो कैलोजाइलोन हुकेराइजा जो कि एक जड़ है, लाइजिनोडेंड्रोन ओल्डेमिया जो स्टेम को शो करता है, स्पिनोप्टेरिस होनिनगोसाइस जो लीफ को शो करता है, रैक्योप्टेरिस एस्पेरा जो पैक्टियोल या पर्णवृंत को शो करता है, और लेजिनोस्टोमा लोमक्साई जो सीड को शो करता है। इन सब से मिलकर इस कैलीमेटोथिका होनिनगोसाई फॉसिल प्लांट्स का पुनर्निर्माण हुआ है। अब जो फॉर्म वंश है या ऑर्गन वंश है, इनके नामकरण के कुछ रूल्स होते हैं। तो इनके नामकरण के क्या रूल्स है, तो रूल्स फॉर नेमिंग फॉर्म जेनेरा। फॉर्म जेनेरा के नामकरण के क्या नियम है, तो इसमें जो वंश के नाम पर एक प्रत्यय या सफिक्स जोड़ा जाता है जो क्या करता है, उसके विशिष्ट अंग को संबोधित करता है। प्रत्येक ऑर्गन के लिए एक स्पेशल सफिक्स जोड़ा जाता है। तो जैसे सफिक्स का नाम है डेंड्रोन। डेंड्रोन जो सफिक्स है वो स्टेम के लिए यूज होता है, जैसे एग्जांपल लेपिडोडेंड्रोन, लाइजिनोडेंड्रोन। फिर है नेक्स्ट फिलम या फाइलम। ये जो सफिक्स है लीफ के लिए यूज होता है, जैसे एग्जांपल लेबिडोफाइलम, ट्रिलोफाइलम, स्पिनोफाइलम, ये इसके एग्जांपल हो गए। थर्ड है जो है जाइलोन। जाइलोन सफिक्स यूज्ड फॉर वुडी पार्ट ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम के वुडी पार्ट के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे डेडोजाइलोन, माइक्लोजाइलोन। फिर जो स्पर्मम है, कार्पोन है, कार्पस है और स्टोमा है, ये जो सफिक्स है वो सीड के लिए यूज होते हैं, जैसे टेरिगो स्पर्मम। स्पर्मम का लिए क्या हो गया, टेरिगो स्पर्मम, लेपिडोकार्पन, मेजोकार्पन, ट्राइगोनोकार्पस और रोटंडोकार्पस। इसके अलावा स्टेफेनोस्टोमा। ये है जो कुछ सफिक्स हैं जो अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग प्लांट ऑर्गन के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म वंश का जेनर, जैसे थिका वर्ड है, थिका जो सफिक्स है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए यूज होता है, यानी कि बीजाणु दानी के लिए यूज होता है, जैसे कोडोनोथिका। फिर जो स्ट्रोबस वर्ड है, जो सफिक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कोण या शंकु को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लेपिडोस्ट्रोबस, एंड्रोस्ट्रोबस। तो अपने जो फॉर्म जेनेरा या फॉर्म वंश के जो रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो प्रत्येक ऑर्गन के लिए जो प्लांट बॉडी होती है उसके प्रत्येक ऑर्गन के लिए अलग अलग सफिक्स यूज किए जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैलियोबॉटनिकल स्टडीज या पुरा वनस्पति अध्ययनों के उद्देश्य क्या है। तो इसके दो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, बॉटनिकल ऑब्जेक्टिव और जियोलॉजिकली ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले अपन बॉटनिकल ऑब्जेक्टिव या वानस्पतिक उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पैलियोबॉटनिक स्टडीज के लिए बॉटनिकल ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है जीवाश्म पौधों की बाह्य व आंतरिक संरचना और उनके वितरण का अध्ययन करना। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जो फॉसिल प्लांट्स होते हैं उनकी आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करना। सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो है पौधे के विभिन्न समूहों की जातिवर्त व विकास के संबंध में जीवाश्म पौधों से प्रमाण एकत्रित करना, यानी कि जो अर्थ पर प्लांट और प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ है तो उनको समझने के लिए, यानी कि कैसे जो लोअर प्लांट से हायर प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, तो उनको जीवाश्म पौधों के प्रमाण के द्वारा फाइलोजेनिक और इवोल्यूशन के तरीके से समझकर उनके प्रमाण एकत्रित करना है। फिर जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो भूवैज्ञानिक काल की जलवायु तथा वातावरण का अनुमान लगाना। और चौथा ऑब्जेक्ट है वो है जो पैलियो इकोलॉजी होती है, पूरा पारिस्थितिकी तथा पौधों के वितरण में पारस्परिक संबंध को देखना।
फिर जो नेक्स्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव्स है जिसका नाम है भूवैज्ञानिक उद्देश्य, ये जियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो इस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देखो सबसे पहले क्या करना होता है कि जो रॉक्स होती है उनकी आयु का निर्धारण करना, फिर कोयले तथा जल के भूगर्भीय वितरण का अध्ययन करना, और जीवाश्म ईंधन की खोज के लिए यानी कि कोयला है, पेट्रोलियम है, इनकी खोज के लिए उपयोगी सूचनाएं है जो प्राप्त करना। ये है जो पैलियोबॉटनिकल स्टडीज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जीवाश्मीभवन या फॉसिलाइजेशन के बारे में। तो जीवाश्म या फॉसिलाइजेशन क्या होता है? तो जीव या उनके विभिन्न अंगों की जीवाश्म के रूप में परिरक्षित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीवाश्मीभवन या फॉसिलाइजेशन कहलाती है। अब नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ेंगे अपन थ्योरीज ऑफ फॉसिलाइजेशन। जीवाश्मीभवन के लिए सिद्धांत क्या है? तो इसके लिए दो थ्योरी दी गई हैं। फर्स्ट जो थ्योरी है जिसका नाम है प्रतिस्थापन सिद्धांत या रिप्लेसमेंट थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है? तो इस सिद्धांत के अनुसार जीवाश्मीकरण के दौरान पौधों के ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का जल अपघटन हो जाता है। जब फॉसिलाइजेशन हो रहा होता है तो प्लांट के टिश्यूज के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनका क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। इस दौरान पादप काय में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के अणुओं का मिट्टी की गोल में उपस्थित खनिज के अणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होता है। तो प्रतिस्थापन सिद्धांत में जो फॉसिलाइजेशन जिस प्लांट का हो रहा है उसके ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? जो सॉइल्स के अंदर जो मिनरल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा इनका प्रतिस्थापन होता है। फिर जो सेकंड जो थ्योरी है जिसका नाम है अंतःसंवेदन सिद्धांत या इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कहती है? तो जीवाश्मीभवन कोशिका भित्ति द्वारा खनिज पदार्थों के अंतःसंवेदन तथा अवक्षेपण के कारण होता है। यानी कि जीवाश्मीभवन कैसे होता है? तो जैसे कोई प्लांट बॉडी है तो उसकी सेल वॉल के द्वारा जो खनिज मटेरियल होते हैं या मिनरल्स होते हैं वो अंतःसंवेदित यानी कि अंदर की तरफ फिल्टर होकर फिर उनकी बॉडी के अंदर अवक्षेपण हो जाता है या जमा हो जाता है। तो ये प्रोसेस है जो जीवाश्मीभवन कहलाती है। भूमि में दबने के बाद पौधों का क्या होता है? आंशिक विघटन होता है, यानी कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो इस क्रिया में जो मुक्त कार्बन होते हैं वो अंतःसंयोजित कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? इनके कार्बोनेट बनाता है, जो जीवाश्मीभवन की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो अपन ने जीवाश्मीभवन के दो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, एक तो रिप्लेसमेंट थ्योरी, दो थ्योरीज पढ़ी थी, रिप्लेसमेंट थ्योरीज और इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। तो रिप्लेसमेंट थ्योरीज के अंदर ध्यान रख लेना कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और मिनरल्स मॉलिक्यूल्स के द्वारा उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। अंतःसंवेदन सिद्धांत या इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के अंदर क्या होता है? जो सॉइल भूमि के अंदर जो दबने वाले प्लांट्स होते हैं उनका कंप्लीटली विघटन नहीं होता है, तो उनके द्वारा आंशिक विघटन होने के कारण उनसे जो रिलीज जो कार्बन होती हैं और उसकी बॉडी के अंदर आए जो सोइल से जो उसकी बॉडी के अंदर आए कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो इनके साथ मिलकर इनके कार्बोनेट बनाते हैं जो फॉसिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फॉसिलाइजेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। इसके अलावा फॉसिलाइजेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे।